दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मनोविज्ञान में आपसे केवल विकास के बारे में बात किया था और मनोविज्ञान के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा अभी तक मेरे 4 या 5 वीडियो आपके आए हुए हैं। उसमें मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। सबसे पहले कौन कौन से स्कूल होते हैं भारत भर में और उनमें से कहाँ से कौन सी वैकेंसी आती है उस पर बात किया था। इसके बाद मैंने सिलेबस पर बात किया था और इसके बाद 2 पार्टों में मैंने विकास के बारे में बात किया था। और विकास में मैंने 2 आधारों पर समझाया था चीज़ों को। एक तो डेट वाइज आपको समझाया था और दूसरा मैंने यहाँ पर ये दुनिया भर की विचारधाराएं कौन सी थी जो यहाँ पर जो है मनोविज्ञान के विकास में भूमिकाएं अदा करती हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा होता है, स्कोप क्या है, अर्थात मनोविज्ञान किन किन चीजों के बारे में बात करता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र। और इससे एक सरल सा प्रश्न आपके पेपर में आया करता है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं। अब आप लोग थोड़ा सा एकदम सामान्य बुद्धि का प्रयोग करो और देखो कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर जो है मनोविज्ञान का यूज होता है। जैसे आप देखें, बाल अपराध के संदर्भ में होता है मनोविज्ञान का प्रयोग। आप देखें तो डिजिटल के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। और आप देखें तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। और आप देखें तो समाजशास्त्री भी यहाँ पर जो है मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर के मनोविज्ञान एक व्यापक विषय है जिसका प्रयोग आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में दिखाई देगा। लेकिन आपकी परीक्षा में जो प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वो यहाँ पर संपूर्ण मनोविज्ञान से न पूछकर केवल और केवल किससे आने वाले हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से आने वाले। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात शिक्षा शास्त्र का कौन कौन सा क्षेत्र है, इनसे आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम व्यापक दायरों को कैसे सीमित करते हैं और कैसे एक संकुचित रूप में उसको बांध करके लाते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर चैप्टर लेंगे कि विद्यार्थी के संदर्भ में मनोविज्ञान अध्ययन करता है। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ये काम नहीं है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, लेकिन विद्यार्थी को हमें कैसे पढ़ाना है ये बात आपका कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। तो दोस्तों, एक पहला टॉपिक विद्यार्थी का होगा और दूसरा यहाँ पर शिक्षक, और शिक्षक को कैसे यहाँ पर जो डिसिप्लिन करना चाहिए, कैसे चीजों को पढ़ाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सीखने संबंधित वातावरण, सीखने से संबंधित वातावरण। और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा सीखने से संबंधित अनुभव, सीखने संबंधित अनुभव। तो कुल मिलाकर इतने भागों में बांट करके हम यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे। अब एक एक पर बात करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात विद्यार्थी का दिमाग का प्रोसेस कैसा चलता है और कैसे वो चीजों को स्वीकार करता है। आइए देखते हैं सीखने की प्रक्रिया को। अब देखो, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से चरण आएंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी को संवेदना होगी। संवेदना, संवेदना के आधार पर ही ये प्रत्यय का निर्माण करता चलेगा। और प्रत्यय के बाद प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा। और इसके बाद संप्रत्यय होगा। और इन्हीं दो के समकक्ष आपका यहाँ पर स्कीमा आएगा। इसको दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है। आपके पूरे विषय में बार बार शब्द आएंगे और बार बार आपको उलझाएंगे, और जब शब्द की मीनिंग नहीं पता होती है तो हम कभी भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। उसके आगे देखिए संप्रत्यय निर्माण आता है। अब एक एक शब्द को क्लियर करना कि विद्यार्थी कैसे सीखता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले विद्यार्थी को क्या होती है? संवेदना होती है। और संवेदना की डेफिनेशन लिखी हुई मिलती है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें सर्वप्रथम अनुभूति होती है
वही आपकी संवेदना कहलाती है। अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कुछ सबसे पहले फील करती हैं वही क्या कहलाएगा, संवेदना कहलाएगा। अब आपकी ज्ञानेंद्रियां क्या है, तो यहाँ पर जो है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्रियों में आते हैं। जैसे आंख से आप किसी चीज को देख रहे हैं और वो आपको दिखाई दे रही है, तो ये देखना ही क्या है, संवेदना है। अगर आप किसी को छू रहे हैं और आपको यहाँ पर जो महसूस हो रहा है कि हाँ कोई ना कोई वस्तु है जिस पर मेरा हाथ रखा हुआ है, ये क्या है, संवेदना है। अगर आप कोई चीज को सुन रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या, लेकिन सुनाई जरूर दे रहा है, तो क्या है, संवेदना है। कुल मिलाकर जो सबसे पहली अनुभूति होगी, अब उसमें समझना कभी शामिल नहीं होता है। भाई आपका हाथ किसी वस्तु पर रखा है, आप अभी ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा हाथ किस वस्तु पर है, अर्थात आपको केवल अभी क्या हो रही है, संवेदना। और मैंने क्या कहा कि जो सर्वप्रथम अनुभूति होती है वही आपका संवेदना कहलाता है। अब आइए नेक्स्ट टर्म पर, प्रत्यय। दोस्तों हिंदी में भी आपका प्रत्यय आता है, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग टॉपिक के रूप में पढ़ते हो, और हिंदी में बताया जाता है कि किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय लग करके किसी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यय आया हुआ है, इसके बारे में लिखा मिलता है मनोविज्ञान में कि जो किसी वस्तु के बारे में हमारे मस्तिष्क में जो भी धूमिल प्रतिलिपि का निर्माण होता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। मैंने कहा कि प्रत्यय वो है जो केवल धूमिल प्रतिलिपि का निर्माण करता है। धूमिल प्रतिलिपि का मतलब क्या है, धूमिल का मतलब तो समझ ही रहे हो, मतलब स्पष्ट ना होना। प्रतिलिपि का मतलब क्या है, फोटोकॉपी। भाई आप किसी रियल चीज की फोटोकॉपी निकलवाओगे तो जितनी रियल वस्तु साफ होगी उतना यहाँ पर फोटोकॉपी नहीं होगी। इसलिए धूमिल इमेज जो आपके दिमाग में बनती हैं, जो भी फिगर आपके दिमाग में बनते हैं वही क्या है, वही यहाँ पर जो प्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा और उस लड़की को देखने के बाद जैसे ही आप घर पहुंचे और उसका नाम याद आया, आपके दिमाग में उसका फोटो बनेगा। अब अगर नाम याद आते ही उसका फोटो आपके मस्तिष्क में बना है तो फोटो ही क्या है, वही तो यहाँ पर प्रत्यय। अर्थात जिस चीज को हम देखते हैं और बाद में हमारे मस्तिष्क में सांकेतिक प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। और जब तक प्रत्यय नहीं बनेगा तब तक बालक किसी वस्तु को सीख नहीं सकता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है बालक को सीखने के लिए, कि पहले तो संवेदना होना जरूरी है। संवेदना के साथ साथ किसी ना किसी वस्तु का निर्माण कर सके वो मस्तिष्क में, वो जरूरी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण अगर आप शब्द को जोड़ेंगे तो प्रति प्लस अच्छीकरण। अच्छ का मतलब होता है आंख, तो कुल मिलाकर आंख से जब आप किसी चीज को क्लियर रूप में देख लेते हैं तो वही क्या है, यहाँ पर जो है प्रत्यक्षीकरण। अब इसको गौर से समझना, संवेदना एवं जो है प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर इंग्लिश गाना सुनाऊं। अब इंग्लिश गाना ऐसा तो है नहीं कि आपको सुनाई नहीं देगा, सुनाई तो देगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। अर्थात अगर केवल सुनाई दे रहा है तो अभी आपको क्या हो रही, संवेदना। और अगर आप अंग्रेजी के जानकार हो और वो सुनाई देने के साथ साथ गाने के क्या बोल हैं और गाना क्या आपको बताना चाहता है, यही क्या है, यही आपका यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपका हाथ किसी वस्तु पर रखा हुआ है और हाथ आपका किसी वस्तु पर रखा है, इतना तो आपका भान है जो है, आपको इतनी तो जानकारी है कि मेरा हाथ किसी वस्तु पर है, लेकिन ये नहीं पता है कि मेरा हाथ किस वस्तु पर है। तो अगर केवल ये लगता है कि मेरा हाथ किसी वस्तु पर है तो ये संवेदना है, और जब आप देखते हो कि मेरा हाथ तो किसी सर्प के ऊपर रखा है तो वही क्या कहलाए, वही यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण। तो कुल मिलाकर जब आप किसी चीज को संवेदना के साथ साथ आपको उसके बारे में जानकारी भी होती है तो वही क्या कहलाता है, वही यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण। और दोस्तों आपके दिमाग में समझ का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि क्या ना हो, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण ना हो, अर्थात आप उस चीज को देख करके समझ ना पा रहे। और देखना समझना थोड़ा सा इन चीजों को, प्रत्यक्षीकरण आपको कहां से कहां लेकर के जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, अब आप किसी किताब को पढ़ तो लेते हैं और वो छात्र बोल सकता है कि मैं कक्षा 10वीं की किताब पढ़ लेता हूँ, लेकिन 10वीं की किताब को बाँच लेना ही यहाँ पर समझना नहीं होता है। तो बाँचना जो है वो यहाँ पर संवेदना है, और अगर आप समझ रहे हो तो वही क्या है, वही यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण है।
अर्थात जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रत्यक्षीकरण में नहीं पहुंचेंगे। और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि प्रत्यय का निर्माण आपके दिमाग में हो रहा हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि जब हमें केवल सूचनाएं मिलती हैं और सूचनाओं को ही हम ज्ञान के रूप में बताना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपको जानकारी है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ये क्या है? ये सूचना है। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है और आप बता ले जाते हैं, सामने वाला क्या बोलकर चला जाता है? इस लड़के को बहुत ज्ञान है। दोस्तों, सूचना कभी ज्ञान नहीं होती है। और अगर हम किसी एक सूचना को बार बार अपने मस्तिष्क से होकर गुजारें तो वही सूचना आपकी किसमें कन्वर्ट होगी? ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होती चली जाएगी। अर्थात ये बार बार कहा जाता है कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि हम एक किताब को 100 बार पढ़ लें। ये बोलने का मतलब ही है कि जब आप एक ही किताब को बार बार पढ़ेंगे तो सूचना आपकी ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और जब बार बार हम पढ़ते चले जाते हैं तो वही ज्ञान धीरे धीरे बोध के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लाने के लिए चीजों को आपको 2 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। अर्थात पहले तो आपको यहाँ पर जो है सूचना के रूप में चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और जब आप उनको जान लिए हैं तो आप उनका अब मंथन करना शुरू करिए। और जब बार बार मंथन करेंगे तो आपका ज्ञान में बदलता चला जाएगा। और जब आप इसको गहराई तक जानने की कोशिश करने लगेंगे तब आप बोलोगे कि मुझे हाँ अब इस चीज का बोध हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं और प्रारंभ में वो केवल सूचना के रूप में आपके सामने आता है कि ये लड़का इस विषय को जानता है, यहाँ पर पढ़ता है। और जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होने लगता है कि इसके साथ साथ अभी और भी है। और जब आप सालों उसके साथ व्यतीत कर देते हैं तब आपको उसका वास्तव में बोध होता है कि वास्तव में व्यक्ति है कैसा। तो कुल मिलाकर बोध के स्तर तक बिना सूचना और ज्ञान के सहारे हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें पहले इनका सहारा लेना होगा। अब आइए और आगे बात करता हूँ प्रत्यय। इसके बाद संप्रत्यय को समझिएगा। संप्रत्यय क्या होता है? इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रत्यय को मैंने क्या कहा? किसी वस्तु की धूमिल प्रतिलिपि जो हमारे मस्तिष्क में निर्मित होती है वही यहाँ पर प्रत्यय कहलाता है। अब संप्रत्यय को समझना है तो आप देख रहे हैं कि संप्रत्यय में सम उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द तो यही है प्रत्यय ही, लेकिन इसका भाव बदल जाता है। संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको जब टीचर जो है पूछता है क्या आपको ये समझ में आ गया है, तो आप बार बार बोलते हैं कि नहीं मेरा इसका अभी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो दोस्तों, हमारा विषय में कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है? और वही कंसेप्ट ही आपका मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। जब आपसे शिक्षक बार बार पूछता है कि समझ में आया, अब थोड़ी देर सोच करके तो नहीं आया। आपने नहीं क्यों बोला, हाँ क्यों नहीं बोला? भाई, जब आप चीजों को समझ रहे थे तो समझते समय आप अपने मस्तिष्क से 2 प्रकार की प्रक्रियाओं को गुजार रहे थे। और वो 2 प्रोसेस आपके कौन से होते हैं जो आपके मस्तिष्क से होकर के गुजरते हैं जब आप संप्रत्यय निर्माण कर रहे होते हो? तो एक तो आप सामान्यीकरण का काम करते हैं और दूसरा आप क्या करते हैं? विभेदीकरण का काम करते हैं। सामान्यीकरण का मतलब है कि जब आपके सामने 2 वस्तुएं आती हैं और दोनों वस्तुओं को देख करके आप समानता बतलाते हैं कि इसमें भी 3 पैर हैं, इसमें भी 3 पैर हैं, जैसे भी करके आप ऐसे बोलना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सामान्यीकरण कर रहे हैं। या मान लीजिए आप इतिहास पढ़कर बैठे हैं, आपके सामने दूसरा कोई विषय आता है तो आप बोलते हैं तो मैंने इतिहास में भी पढ़ रखा है, ये तो मुझे वहां भी देखने को मिला है। अब आपने अपने दिमाग में क्या किया? सामान्यीकरण कर रखा है। और विभेदीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर अंतर बतलाना सीख लेना। भाई, 2 वस्तुएं हैं, आप में दोनों में क्या डिफरेंस है बस ये जान लेना, वही आपको विभेदीकरण। क्योंकि हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, तो पूर्व ज्ञान ही नवीन ज्ञान के सृजन के लिए यहाँ पर आधारशिला का निर्माण करता है। अब एक बात और समझना, जैसे मान लो कि आप जानते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। ये आपका पूर्व ज्ञान था और शिक्षक आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब वो बनाता है जैसे ही समकोण त्रिभुज, तो आपके दिमाग में तुरंत कौन सी इमेज बनेगी? त्रिभुज की इमेज बनेगी। और आप देखेंगे भुजाएं गिनेंगे, 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं तो उसमें भी थी। और ये समकोण त्रिभुज है, ये मात्र त्रिभुज की संकल्पना है।
अब दोनों को हमें समझना है, तो जब आपने दोनों में 3-3 गिन लिया, आपने अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर दिया, सामान्यीकरण का काम कर दिया, समानता बतला लिया। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, जब आपको शिक्षक कहता है कि समकोण त्रिभुज की एक खास विशेषता होती है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आप यहां से अंतर करना शुरू कर देते हैं कि जो है त्रिभुज की परिकल्पना में तो ऐसा नहीं था, लेकिन समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जब आपने अंतर किया तो यही काम आपका क्या कहलाए, विभेदीकरण। तो पहले क्या था, ये पूर्व ज्ञान था। पूर्व ज्ञान के सहारे हम कहां तक पहुंचे, नवीन ज्ञान तक पहुंचे, और हमने मस्तिष्क में किया क्या, सामान्यीकरण, विभेदीकरण। और अगर हम ये नहीं कर पाए तब हम बोल देते हैं कि हमारा संप्रत्यय क्लियर नहीं हुआ है। और समझना इसको दूसरे ढंग से, जैसे देखो, शिक्षक ने कोई सवाल दिया कि आपको x + y - x कुछ भी मान लो सवाल है, और वो आपको समझाता चला जा रहा है, लास्ट में आंसर के रूप में लिखता है इसका आंसर x है। अब वो करता क्या है कि इसको यहां से जोड़ देंगे, ये कर देंगे, फिर इसको यहां से यहां घटा देंगे, इसके बाद इसमें दोनों में समानता करके उसको निकाल लेंगे और फिर लास्ट में आंसर लिख देंगे। अब विद्यार्थी क्या करता है, लगातार चीजों को देखता रहता है, अच्छा ठीक है इसको वैसा करना है जैसा जोड़ की तरह होता है। अब आपने क्या किया, दिमाग में सामान्यीकरण किया कि हाँ वैसा करना है। अब आपने क्या किया, हाँ इसको मैं जानता था लेकिन इसमें थोड़ा सा इस बात को अंतर होता है, इस यहाँ पर इस अंतर को ध्यान में रखना है। अब आप क्या कर रहे हैं, विभेदीकरण का काम कर रहे हो, और लास्ट में आप एक निश्चित आंसर तक पहुंच रहे हो। इसी में आपका क्या होता चला जा रहा है, संप्रत्यय विकसित होता चला रहा है। अगर बीच का कोई स्टेप छूटा और वो नहीं समझ पाए तो आप बोल देते हो कि मुझे इसका संप्रत्यय निर्मित नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर संप्रत्यय कोई नई विचारधारा नहीं है। संप्रत्यय कुल मिलाकर जिन चीजों को हम समझते हैं और समझने का जो हमारे क्रम होता है, उसके व्यवस्थित अध्ययन को ही हम मनोविज्ञान में किस नाम से पुकारते हैं, संप्रत्यय के नाम से पुकारते हैं। और संप्रत्यय निर्माण कब तक नहीं हो सकता, जब तक कि किसी चीज का जो है यहाँ पर जो है प्रत्यक्षीकरण ना हो। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है कि संप्रत्यय निर्माण प्रारंभ होता है और ऑप्शन में ये सारे विकल्प के रूप में लिखे हुए हैं, आपको उत्तर क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होता है। तो मैंने अभी आपको मनोविज्ञान का केवल एक प्रश्न का उत्तर निकलवाया है कि संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण है क्या, मैंने इसको समझाया। संवेदना में इसका क्या अंतर है, ये मैंने समझाया। प्रत्यय क्या होता है, इसको मैंने समझाया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि प्रत्यय और संप्रत्यय, इन दोनों के बीच की घटना को स्कीमा के नाम से जाना जाता है। अब इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि प्रत्यय और संप्रत्यय, इन दोनों के बीच की घटना को स्कीमा बोलते हैं। इन दोनों के मध्य में कौन है, स्कीमा है। और दोस्तों, जीन पियाजे ने जिस संप्रत्यय का सर्वाधिक बार अपने सिद्धांत में प्रयोग किया वो आपका कौन है, स्कीमा। और जीन पियाजे की थ्योरी में बार बार आएगा कि अगर बालक में स्कीमा का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो बालक में संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। अर्थात स्कीमा ही संज्ञानात्मक विकास की आधारशिला मानी जाती है। अर्थात स्कीमा नहीं बना तो बालक का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। अब देखें, मैंने कहा कि प्रत्यय और संप्रत्यय, तो प्रत्यय मैंने पहले क्या समझाया कि जो कुछ फोटो आपके दिमाग में बन रही है वही प्रत्यय। संप्रत्यय मैंने क्या समझाया, अगर आप समानता कर रहे हैं, अंतर बतला रहे हैं, तो इसका मतलब संप्रत्यय निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में क्या है, स्कीमा। अर्थात यहाँ पर फोटो तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि फोटो के आगे का चरण है, और अंतर और समानता की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर के बालक स्पष्ट रूप में समानता तो नहीं बतला पाएगा, स्पष्ट रूप में अंतर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा उस फोटो के आधार पर। तो जब फोटो के आधार पर कोई बालक समानता और अंतर बतलाने की कोशिश करता है तो हम बोल देते हैं कि बालक में स्कीमा बनने लगा है। और यही स्कीमा आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, संप्रत्यय। इसलिए बोलते हैं कि छोटे बालकों में समझ नहीं होती, क्योंकि समझ को मनोविज्ञान में हम क्या बोलते हैं, संप्रत्यय बोलते हैं। और समझ की शुरुआत कहाँ से होती है, स्कीमा से होती है। तो ये है आपका सीखने का प्रक्रिया, अर्थात बालक कैसे कैसे चीज़ों को सीखता है और कैसे मस्तिष्क से होकर के गुजरता है। दोस्तों,
आप एक बात और यहाँ पर क्लियर करना कि कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमने ये पढ़ा और हमें भूल गया। अब वो भूलता क्यों है? तो कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया में ही आपका दोष रहा है। आप एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लें और मान लो कि घर की कोई वस्तु है और आपसे कहा जाए कि आप उसको खोज कर लाइए। मैंने मान लीजिए कहा कि आप थोड़ा सा मुझे नमक दे दीजिए। आप अपने जब घर में खोजने चलेंगे तो आप किधर बढ़ेंगे? रसोई घर में जाएंगे, क्योंकि नमक तो वहीं रखा होगा, दूसरी जगह तो जाकर देखेंगे नहीं। और अगर नमक वहाँ व्यवस्थित ढंग से रखा होगा तब तो मिल जाएगा, और अगर नहीं रखा होगा तो खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि आपकी बुद्धि में बहुत सारे पार्टों में डिवाइड होती है और उसमें विभिन्न खांचे बने होते हैं। मान लो इतिहास पढ़ रहे हो, अब इतिहास पढ़ करके अगर इसको इतिहास के कॉलम में नहीं सेव किए मेमोरी में, बुद्धि में, अब जब याद करोगे सिकंदर भारत में कब आया तो कहाँ से याद आएगा? क्योंकि आपने तो इतिहास को पढ़ा तो जरूर, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से माइंड तक पहुंचाया नहीं। और जब हम व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को नहीं रखते हैं तो चाहे हम जितना याद करने की कोशिश करें फिर दोबारा याद होने वाली नहीं है। ये आपकी एकदम सामान्य दिनचर्या की तरह है, ये माइंड भी आपका, कि उसको आप जितना व्यवस्थित रखेंगे उतना तेजी से आपको चीजें याद आती चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए, शिक्षक के रोल को लेकर के हम बात करते हैं कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए और शिक्षक को क्या करना चाहिए और शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्राचीन काल से चलो तो प्राचीन काल में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था थी वो यहाँ पर ज्ञान केंद्रित हुआ करती थी। अर्थात ऋषि मुनियों का केवल और केवल एकमात्र काम हुआ करता था कि हम बालक को कैसे वेद और उपनिषद का ज्ञान करा दें। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान को सेंट्रलाइज करना होता था। जब आप और आगे बढ़िए तो ये शिक्षा ज्ञान केंद्रित ना होकर के और ये शिक्षा आपकी शिक्षक केंद्रित हो जाती है। शिक्षक केंद्रित का मतलब है कि अब शिक्षक जो चाहेगा वही आपको पढ़ाएगा और जो नहीं चाहेगा वो नहीं आपको पढ़ाएगा। अर्थात प्राचीन काल में जहां शिक्षा ज्ञान केंद्रित थी, मध्यकाल तक आते आते शिक्षक केंद्रित हो गई और यहीं से यहाँ पर शिक्षक की तानाशाही प्रवृत्ति को देखा जाता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपकी शिक्षा कैसी? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के दौर में आप जी रहे हो और प्रगतिशील शिक्षा के दौर में शिक्षक को उतनी छूट नहीं दी गई है जितनी कि विद्यार्थी को दी गई है। क्योंकि बार बार हम कोई भी योजना का निर्माण करते हैं तो हम बालक को ध्यान में रखते हैं। इसलिए अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था किस पर आधारित है और ऑप्शन में यही सारे विकल्प आपको मिलते हैं तो आपका उत्तर तुरंत क्या होगा? बाल के अंदर। अर्थात शिक्षक के बारे में पढ़ने से पहले हम इतना जरूर जान लें कि शिक्षक वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि शिक्षक क्या है? शिक्षक विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। अर्थात शिक्षक का काम क्या है? बालक को हर चीज से अवगत कराना। लेकिन अगर दूसरे संदर्भों में प्रश्न आएगा, एक बार और समझना शिक्षक के रोल को, तो यहां से तो मैंने बताया बाल केंद्रित। अब अगर मान लो कि यहाँ पर स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर इस प्रकार से ऑप्शन में रख करके पूछे कि हम शिक्षक को कहाँ रखेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या करना है? स्वतंत्र चर, फिर आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। अभी मैंने क्या कहा? अब मैं जो है उसी बात का खंडन कर रहा हूं। मैंने बोला कि शिक्षक स्वतंत्र नहीं है, शिक्षक बालक के ऊपर डिपेंड करता है और बालक को सिखाना उसका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर आश्रित चर में विद्यार्थी है, क्योंकि विद्यार्थी ज्ञान के लिए किस पर डिपेंड है? शिक्षक के ऊपर डिपेंड है। अगर टीचर ज्ञान नहीं देगा तो विद्यार्थी कहाँ से सीख जाएगा? तो हम मान रहे हैं कि विद्यार्थी यहाँ पर कैसा चर है? तो आश्रित चर है। और जो शिक्षक है आपका, शिक्षक यहाँ पर स्वतंत्र है क्योंकि विद्यार्थी इस पर डिपेंड है और शिक्षक को ही किस प्रकार से समझाना है और कैसी शिक्षण विधियों को अपनाना है ये खुद निर्भर करता है। इसलिए मैंने पहले लाइन में कहा था कि वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित है और शिक्षक उतना स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शिक्षक को कहाँ रख रहा हूँ? स्वतंत्र चर में रख रहा हूँ। और क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ज्ञान के लिए विद्यार्थी किस पर आश्रित है? तो शिक्षक पर आश्रित है। और हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आपका कौन आ जाएगा? तो आपका जो सिलेबस होता है वो आपका हस्तक्षेप चर है।
सिलेबस ही बार बार टीचर को बताता है कि नहीं, इसके बाहर की चीजें नहीं पढ़ाना। सिलेबस बार बार टीचर को सीमित करने का काम करे कि बस आप इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाइए, बस आप आगे का चैप्टर डिस्कस कीजिए। भाई जैसे देखें गति और बल, ये आपका कक्षा 6, 7, 8 में भी मिल जाता है, साइंस में आगे की क्लासों में भी मिल जाता है, लेकिन हर क्लास में पढ़ने का पैटर्न आपका अलग अलग होता है। ग्रेजुएशन लेवल पर भी वही चैप्टर मिल जाता है। पीएचडी करने वाले विद्यार्थी के लिए भी गति और बल पर पीएचडी करता है, लेकिन समय के साथ पैटर्न बदलते हैं और वो सिलेबस आपको यहाँ पर हस्तक्षेप करता चला जाता है। तो एक लाइन तो आप सीख गए होंगे कि वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित है और शिक्षक ज्यादातर बालक के ऊपर क्या है, डिपेंड है, लेकिन ज्ञान के लिए विद्यार्थी किस पर डिपेंड है, शिक्षक के ऊपर है। इसलिए हम शिक्षक को कहाँ रख रहे हैं, स्वतंत्र चर के रूप में रख रहे हैं। चलिए अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर कोई शिक्षक किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उस शिक्षक के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किस चीज की जानकारी। मान लो कि कोई हिंदी विषय का अध्यापक है और हिंदी पढ़ाने के लिए क्लास में गया है, तो उस अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए और किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका पहला उत्तर तो मस्तिष्क यही जनरेट कर रहा होगा कि उस टीचर को हिंदी का विशेषज्ञ होना चाहिए। और जैसे ही ये ऑप्शन आपके लाइन में आए कि उसे हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, ये बात आप क्या करोगे, गलत करोगे। क्योंकि टीचर के लिए जो है यहाँ पर जो है विशेषज्ञता उतनी जरूरी नहीं है। शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह चीजों को बालकों को समझाता कैसे है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अब शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली बात है कि पूरी क्लास में यहाँ पर जो है तरह तरह के विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी के सीखने का स्तर अलग है, तो वैयक्तिक भिन्नता के गुण का ध्यान शिक्षक को भली भांति होना चाहिए। जितना ज्यादा वैयक्तिक भिन्नता को समझेगा शिक्षक, उतना बढ़िया से चीजों को समझा ले जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वैयक्तिक भिन्नता क्या है। तो आप जानते हैं विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। और विकास के हर आयाम पर विद्यार्थी भिन्न होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी का मस्तिष्क उतना ही डेवलप हो जितना कि दूसरे विद्यार्थी, अर्थात संज्ञानात्मक रूप से भिन्न हो गया। शारीरिक विकास, किसी विद्यार्थी का शारीरिक विकास अच्छा हुआ होगा, किसी का कम हुआ होगा। कुल मिलाकर के विकास के आयामों में जब हर विद्यार्थी अलग अलग है, तो शिक्षक को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसी वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। और ये जो वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय है, ये आपका किसने विकसित किया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। अब मैं कहता हूं कि छोटी कक्षाओं में आपको जाना है पढ़ाने के लिए। मान लो कि प्राइमरी में आप एक टीचर के रूप में जा रहे हैं और जो प्राइमरी के अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा गुण है। अगर ये प्रश्न आता है तो फिर से बात वही कि विषय का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा खासा यहाँ पर जो है विषय का ज्ञान, अच्छा खासा यहाँ पर जो है अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, अनुशासन रखे क्लास में। इस तरह के मान लो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर से आपको क्या करना है, इन सारे ऑप्शनों को काटते हुए चले जाना। दोस्तों एक प्रश्न आया करता है, एक बात कही जाती है कि एक शांत क्लास से अच्छा है शोरगुल भरी कक्षा। किसी शांत कक्षा है अगर कोई, वहां पर बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो हम व्यवहारिक रूप में तो बोलते हैं कि देखो विद्यार्थी कितने शांत हैं और कितना बढ़िया से अध्ययन करने का काम कर रहे हैं। और अगर एक शोरगुल भरी क्लास होती है तो हम तुरंत बोलते हैं कि शैतानी बंद करो और अपना दिमाग यहाँ पर जो है पढ़ाई में लगाओ। दोस्तों ऐसा मनोविज्ञान में नहीं माना जाता। भाई अगर कोई शोरगुल भरी क्लास है तो वो ये दिखाती है कि विद्यार्थी मानसिक रूप से भी क्लास में उपस्थित है। और अगर कोई शांत कक्षा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विद्यार्थी मानसिक रूप से भी इस कक्षा में उपस्थित है। हो सकता है वो केवल शारीरिक रूप से ही इस कक्षा में उपस्थित हो। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि शोरगुल भरी क्लास अच्छी होती है एक शांत कक्षा की अपेक्षा। और अगर प्राइमरी में किसी टीचर को पढ़ाने जाना है तो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य। अगर उस शिक्षक में धैर्य का गुण नहीं है तो कभी भी प्राइमरी के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लायक नहीं है। कारण बता दूं। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर, महिला और पुरुष दोनों अलग अलग है।
महिलाओं और पुरुषों के मस्तिष्क को अगर आप समझो तो ये पुरुष आपके ज़्यादा जल्दी इनको क्रोध आता है, ये आपके गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। महिलाओं को उतना क्रोध नहीं आता, ये ज़्यादातर इनके अंदर धैर्य का गुण पाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि आप जीवन प्रत्याशा का स्तर देखना तो सबसे जल्दी कौन मरेगा? पुरुष। क्यों मरेगा? आप भूगोल पढ़े हो भाई, अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी गर्म होती है तो गर्म होने पर हल्की होगी, हल्की होगी तो बहुत जल्दी ऊपर उठेगी। और अगर कोई चीज़ भारी होती है, गर्म नहीं है, ठंडी है, भारी होगी तो धरातल के पास बैठी रहेगी। आप वायु को देखिए, अगर वायु गर्म हो जाती है तो तुरंत धरातल से ऊपर उठ जाती है। इसी तरह से अगर इंसान जल्दी जल्दी गर्म होगा तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए जल्दी कौन मरता है? पुरुष मरता है। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कोई वो नहीं दिया जाता, इसलिए माना जाता है कि एक महिला टीचर प्राइमरी की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें धैर्य का गुण पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको केवल 2 बातें क्लियर कराई हैं कि एक तो शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता का गुण होना चाहिए, विषय में विशेषज्ञ होना ये यहाँ पर जरूरी नहीं। दूसरा गुण क्या बताया कि यहाँ पर शिक्षक के अंदर धैर्य का गुण भी होना चाहिए। अब एक बात और क्लियर करना, मान लो कि कोई एक कक्षा है और उस कक्षा में 100 विद्यार्थी और 100 में से एक विद्यार्थी आपका फेल हो गया। अब आपसे पेपर वाला पूछ रहा है कि बताओ इन 100 में से एक विद्यार्थी फेल हुआ है, इसके फेल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण में वो लिख रहा है कि शिक्षक ने सही से पढ़ाया नहीं, दूसरा लिख रहा है विद्यार्थी ने सही से पढ़ा नहीं, तीसरा लिख रहा है कि सिलेबस इसके अनुकूल नहीं था। अब आप बताएं इसमें किसका दोष है? भाई 100 में से अगर 99 विद्यार्थी पास हो रहे हैं और एक फेल हो रहा है तो ज्यादातर बच्चे, आप दिमाग लगाकर यही कहोगे कि इसमें दोष उसी विद्यार्थी का है क्योंकि उसने मन से पढ़ा नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी। दोस्त विद्यार्थी का नहीं है, दोष इसमें किसका है? दोष सबका है। शिक्षक का भी दोष है, विद्यार्थी का भी दोष है और सिलेबस का भी दोष है। अर्थात अगर किसी एक विद्यालय में एक विद्यार्थी फेल होता है तो उस विद्यालय की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही आपकी फेल मानी जाएगी। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी एकांकी रूप में जाकर के और किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। दोस्तों आज मैंने अभी शिक्षक टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, शिक्षक पर केवल 3 पॉइंट पर बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए उनको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और आगे बात करूंगा कि विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए और विद्यार्थियों में वर्तमान में यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं।